इस लेक्चर में चैप्टर 7 सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। वेपर प्रेशर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी? क्वालिटेटिव, केमिकल, एक्सटेंसिव, माइक्रोस्कोपिक। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की जो डेफिनेशन है, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की या नंबर ऑफ आइंस की, आइडेंटिटी कुछ भी हो, इससे इन प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टीज हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का सॉल्यूट डिसॉल्व करने पे कम हो जाता है। लास्ट जो प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा चेंज ऑब्जर्व होगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड व्हाट? सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, आइडेंटिटी और नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड ना करें, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 38, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड व्हाट? एडिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसे जितने भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व हो, तो ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों केमिकल प्रोसेस हैं। ऑक्सीडेशन को हम चार तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी तरह से रिडक्शन को भी चार तरह से एक्सप्लेन करा जा सकता है। ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है C+O2 ये रिएक्शन हो रहा है और कार्बन में ऑक्सीजन शामिल हो गई, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर हम रिडक्शन को एक्सप्लेन करें इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन होगी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। CuO से लेकर Cu तक रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस हुआ है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन। इसी प्रोसेस में, इसी केमिकल रिएक्शन में H2 से अगर हम H2O को चेक करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन शामिल हो रही है। यहाँ से H2 से H2O तक का प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल ये पूरा एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। H2S से सल्फर तक का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हाइड्रोजन रिमूव हो गई, तो इसको हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। इसी तरह से अगर हम चेक करें रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोला जाएगा रिडक्शन का प्रोसेस। Cl2 से लेकर HCl, ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक का, इस प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का प्रोसेस हो रहा है, तो ये क्या प्रोसेस होगा? रिडक्शन का प्रोसेस होगा। और ये क्या प्रोसेस था? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस था। ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर अपीयरेंट चार्ज। अपीयरेंट चार्ज का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एल्यूमिनियम न्यूट्रल कंडीशन से अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो एल्यूमिनियम पे चार्ज आ जाएगा +3। एल्यूमिनियम पे पहले चार्ज था 0 और अपीयरेंट चार्ज इसका इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करेंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन। डिक्रीज इन अपीयरेंट चार्ज ऑब्जर्व होगा। तो ये जो सवाल था, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन? अपीयरेंट चार्ज ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होता है। तो ये जो रिएक्शन है बेरिलियम और इसमें अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, ये तो एक रिएक्शन है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। तो इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टर्म एप्लीकेबल नहीं होगी।
m+3 से m+2 बन गया, यानी कि अपीयरेंट चार्ज डिक्रीज हो गया। अपीयरेंट चार्ज डिक्रीज होने का मतलब है रिडक्शन। m+2 से m+3 बन रहा है, अपीयरेंट चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो अपीयरेंट चार्ज इंक्रीज होने को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन बेसिक सॉल्यूशन इज व्हाट? येलो, ग्रीन, ऑरेंज, डीप ब्लू। डिफरेंट इंडिकेटर्स यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, यूनिवर्सल इंडिकेटर, फिनोल्फथलीन। एसिडिक मीडियम में लिटमस का जो कलर होगा रेड, बेसिक मीडियम में लिटमस का कलर होगा ब्लू, न्यूट्रल मीडियम में लिटमस पेपर का कलर होगा पर्पल। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज, एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड, बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो, न्यूट्रल मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज। यूनिवर्सल इंडिकेटर की हम बात करें, एसिडिक सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड, बेसिक सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर पर्पल, न्यूट्रल कंडीशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन होता है। इसी तरह से फिनोल्फथलीन एसिडिक कंडीशंस में और न्यूट्रल कंडीशंस में फिनोल्फथलीन कलरलेस होती है, बेस में फिनोल्फथलीन पिंक कलर शो करती है। तो इस सवाल के लिए जो ऑप्शन हमसे पूछ रहा है बेसिक सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या होगा, तो बेसिक सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर पर्पल होता है। तो पर्पल का ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है। पर्पल से जो नियरेस्ट जो कलर है वो डीप ब्लू कलर है। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा डीप ब्लू कलर। क्वेश्चन नंबर 40, द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इज व्हाट? रेड, ग्रीन, पिंक, ब्लू। यूनिवर्सल इंडिकेटर का न्यूट्रल मीडियम में जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 41, यूनिवर्सल इंडिकेटर इन एसिड गिवन दिस कलर? ग्रीन, येलो, रेड, पिंक। यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर का होता है। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 42, एट pH is equal 0 the universal indicator shows this color? pH is equal 0 का मतलब है सॉल्यूशन है एसिडिक। एसिडिक सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर होता है रेड। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है रेड। यहाँ पे मीडियम डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, मीडियम की पीएच दी हुई है। मीडियम की पीएच से हमने पहचानना है कि 0 पीएच पे जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर होता है। पीएच एंड पीओएच से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन पीएच इज इक्वल 8 देन पीओएच इज इक्वल टू व्हाट? तो ये फॉर्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल 14। pH गिवन है 8, POH हमसे पूछ रहा है, तो POH का फॉर्मूला होगा 14 माइनस 8। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा 6। 14 माइनस 8 6 आएगा। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है 6। क्वेश्चन नंबर 44, pH of exponent minus 5 molar HCl solution at 25 degree is what? pH कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है pH is equal minus log concentration of H ions। concentration of H ions यहाँ पे गिवन है exponent minus 5। ये log से बेस 10 कैंसिल हो जाएगी, माइनस लॉग का माइनस साइन, और ये -5 जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर आ रहा है 5। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है 5। क्वेश्चन नंबर 45, अ सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन गिवन है 10 की पावर -7 मोलर। पीएच का फॉर्मूला यूज करके अगर हम इस सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करें, लॉग से बेस 10 कैंसिल हो जाएगी, माइनस और -7, और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, +7।
तो इस सॉल्यूशन की जो पीएच आ रही है वो +7 आ रही है। 7 पीएच पे सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 46, द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज व्हाट? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब है MgOH2 और इस कंपाउंड की पीएच होती है 10.5। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है 10.5। क्वेश्चन नंबर 47, pH plus POH is what? pH plus POH 14 के बराबर होता है। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है 14। Question number 48. The pH of human blood is 7.3, 3.7, 6.3, 3.6। ह्यूमन ब्लड की रेंज है 7.35 से 7.45। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा 7.3। क्वेश्चन नंबर 49, अमंग दीज सॉल्यूशंस दिस वन हैज द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। ये चार कंपाउंड्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, कौन से कंपाउंड का सॉल्यूशन होगा जिसकी पीएच सबसे ज्यादा होगी? पीएच स्केल को देख के हमें ये बात मालूम चल रही है, पीएच 7 अगर हो तो सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल। पीएच अगर 7 से कम हो तो सॉल्यूशन होता है एसिडिक। पीएच अगर 7 से ज्यादा हो तो सॉल्यूशन होता है अल्कलाइन या फिर बेसिक। जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना ज्यादा वो सब्सटेंस बेस होगा या अल्कली होगा, अल्कलाइन इन नेचर होगा। जितनी कम पीएच होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इन चार कंपाउंड में से ये एसिड है, इसकी पीएच होगी <7। या एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट, इसकी पीएच भी <7 होगी। ये भी एक एसिड है, इसकी पीएच भी <7 होगी। ये बेस है, इसकी पीएच 7 से बड़ी होगी, हाईएस्ट पीएच होगी। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है 0.01 मोलर NaOH, क्योंकि ये इन चार सब्सटेंसेस में से ये बेस है और बेस की पीएच होती है सबसे ज्यादा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के तो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएगी और आंसर हमारा यही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 50, द रेंज ऑफ पीएच इज व्हाट? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पीएच स्केल की रेंज 0 से 14 तक होती है। 0 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर किया जाता है और 14 जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस या अल्कलाइन सॉल्यूशन कंसिडर किया जाता है। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, द रेंज ऑफ पीएच स्केल इज 0 to 14। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन हुज पीएच इज 8? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल 14, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। पीओएच निकालने के लिए 14 माइनस पीएच, 14 माइनस पीएच की वैल्यू गिवन है 8, तो इसको सॉल्व करके आएगा 6। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है 6। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 52, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज बेस्ड अपॉन व्हाट? एसिड बेस रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेस करता है रिडॉक्स रिएक्शन पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 53, इन दिस इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टैंडर्ड सेल, वोल्टाइक सेल, रिवर्सिबल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वोल्टाइक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट कंज्यूम होता है जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड करता है। वोल्टाइक सेल में केमिकल रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 54, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर? ऑक्सीडेशन अकर्स, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर, न्यूट्रलाइजेशन अकर्स। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है।
इस बात को हम इस तरह से याद रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन वॉवेल से शुरू हो रहा है, एनोड भी वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो वॉवेल वॉवेल का पेयर होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑक्सीडेशन अकर्स। क्वेश्चन नंबर 55, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड इज व्हाट? नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड की नेचर होती है नेगेटिव, तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है नेगेटिव। कैथोड पे अप्रोच करते हैं पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयंस अप्रोच करते हैं कैथोड पे, तो इट्स सेल्फ ये नेगेटिव इन नेचर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अगर वोल्टाइक सेल की बात की जाएगी तो फिर इसकी नेचर चेंज हो जाएगी। टाइप्स ऑफ सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस? नॉर्मल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। तो इस बात को समझते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं। नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। NaOH और HCl की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई, NaCl की फॉर्मेशन हो गई। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई, पोटेशियम सल्फेट प्रोड्यूस हो गया। एसिडिक सॉल्ट किस तरह से बनेंगे? फॉर्म बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस, यानी कि इस सॉल्ट में हमें हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। एसिड जो है वो पार्शियली न्यूट्रलाइज हुआ है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। सॉल्ट की नेचर कैसी है? एसिडिक। बेसिक सॉल्ट कैसे होंगे, कैसे प्रोड्यूस होंगे? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस बाय एन एसिड। कंपाउंड में हमें हाइड्रोक्साइड नजर आ रहा होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ये जो कंपाउंड गिवन है इसमें हमें हाइड्रोजन नजर आ रहा है, तो ये एक एसिडिक सॉल्ट है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड से ये प्रोड्यूस हुआ है। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है एसिडिक सॉल्ट। बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 57, अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच इज कॉल्ड व्हाट? बेसिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन है बफर सॉल्यूशन की। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करता है। अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस उसमें ऐड करें तो पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए, पीएच सेम रहेगी अगर वो बफर सॉल्यूशन है। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है बफर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 58, दिस पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट बफर सॉल्यूशन। ये चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है? Acidic buffer solution is prepared by mixing weak acid and its salt with cation of strong base. Basic buffer solution किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा? Mixing of weak base and its salt. Salt कैसा होना चाहिए? Salt में एनाइन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड का। इस सवाल में दिए गए ये चार पेयर में से कौन सा पेयर है जो कि बफर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? इस पहले पेयर को चेक करते हैं। इस पहले पेयर में मौजूद ये पहला कंपाउंड, ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। ये दूसरा कंपाउंड सॉल्ट है और इस सॉल्ट में कैटआइन, स्ट्रॉन्ग बेस का कैटआइन है, NaOH से आया हुआ कैटाइन। इस सवाल में मौजूद ये पहला पेयर बफर सॉल्यूशन है। दूसरे पेयर को देखते हैं। इस पेयर में ये पहला कंपाउंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस, और ये दूसरा कंपाउंड इस वीक बेस का सॉल्ट, और इस सॉल्ट में ये Cl मौजूद है, एन आइन है स्ट्रॉन्ग एसिड का, ये Cl आया होगा HCl से। तो ये भी एक बफर सॉल्यूशन है। इस सवाल में दिए गए इस तीसरे पेयर को देखते हैं। इस तीसरे पेयर में ये पहला कंपाउंड ये सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है। ये जो सॉल्ट है हाइड्रोलाइज होने के बाद NaOH और H2CO3 में हाइड्रोलाइज होगा। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है, और इसी सिस्टम के अंदर वीक एसिड का सॉल्ट मौजूद है। अगर हम इस कंपाउंड को देखें, ये कंपाउंड भी हाइड्रोलाइज होगा, NaOH और H2CO3 में हाइड्रोलाइज होगा। इस तीसरे पेयर में ये जो दोनों सॉल्ट मौजूद हैं हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस शो करेंगे और हाइड्रोलिसिस के बाद वीक एसिड
और वीक एसिड का सॉल्ट सॉल्यूशन में मौजूद होगा। ये पेयर भी एक बफर सॉल्यूशन है। लास्ट जो पेयर गिवन है एसिटिक एसिड वीक एसिड है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो लास्ट पेयर है ये ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक कंपाउंड वीक एसिड है और दूसरा कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये मिक्सचर बफर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 59, दिस मिक्सचर फॉर्म्स अ बफर सॉल्यूशन। ये जो पहला ऑप्शन है इसमें पहला कंपाउंड जो गिवन है ये वीक एसिड है और ये सॉल्ट है, इसी कंपाउंड का सॉल्ट कैट आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमारा बफर सॉल्यूशन है। इस ऑप्शन को चेक करें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। तो वीक बेस और वीक एसिड का मिक्सचर बफर सॉल्यूशन नहीं होता। इसी तरह से एसिटिक एसिड वीक एसिड है और ये इसका सॉल्ट है। सॉल्ट है मगर सॉल्ट में जो कैटाइन है वो स्ट्रॉन्ग बेस का कैटाइन नहीं है। अमोनियम जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कैटाइन है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे बफर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इस ऑप्शन को अगर हम चेक करें, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और इसके साथ जो सॉल्ट मौजूद है वो इसका सॉल्ट ही नहीं है, किसी और कंपाउंड का सॉल्ट है। तो ये भी ऑप्शन हमारा बफर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का जो मिक्सचर है ये बफर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 60, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज व्हाट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 61, मेटल्स प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स प्लेस किए गए हैं वो क्या होते हैं। मेटल्स प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन कंपैरिजन सेल। अगर हम वोल्टाइक सेल डेवलप करें, गैल्वानिक सेल बनाएं, तो गैल्वानिक सेल में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में। जब ऑक्सीडेशन शो करेंगे तो एनोड के तौर पे वो बिहेव कर रहे होंगे। एजेंट की बात करें कि वो कौन से एजेंट होते हैं, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरे कंपाउंड्स को दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करेंगे। तो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट जो की पॉइंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उनकी होती है नेगेटिव। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आर रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है सर्व एज कैथोड इन कंपैरिजन सेल, थर्ड ऑप्शन है आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लास्ट ऑप्शन है हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है आर रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 62, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंसिडर्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड which is assumed to have 0 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है 0 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 63, दिस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड, molten sodium chloride, boiling sodium chloride. Chemical compounds which conducts electricity in molten state or in aqueous solution with chemical change are called electrolytes. Electrolytes क्या क्या हो सकते हैं, salts, acids, bases. इलेक्ट्रिसिटी किस कंडीशन में कंडक्ट करते हैं, मोल्टन कंडीशन में या एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ पे पूछ रहा है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl अगर होगा तो करंट गुजर जाएगा क्योंकि ये सॉल्ट है और सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन अगर हम बनाएं तो उसमें से करंट गुजरता है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। मोल्टन कंडीशन, ये सॉल्ट है और मोल्टन कंडीशन में गिवन है, तो इसमें से भी करंट गुजरेगा, बैड कंडक्टर नहीं होगा बल्कि गुड कंडक्टर होगा। ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बॉइलिंग NaCl, बॉइलिंग है तो इसका मतलब है कि मोल्टन कंडीशन होगी इसकी लाजमी, ये ऑप्शन भी नहीं है।
सॉलिड सोडियम क्लोराइड जो होगा इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है सॉलिड सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट्स में से करंट नहीं गुजरता। क्वेश्चन नंबर 64, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड जो होगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा देन एसिटिक एसिड। क्लोरीन के अटैच होने की वजह से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लोरो एसिटिक एसिड की एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है क्लोरो एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 65, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन nature of electrolyte, dilution of solution, temperature, current. The degree of dissociation of an electrolyte depends upon nature of electrolyte, degree of dilution and temperature. ये तीन चीजों पे डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करती है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगी, डाइल्यूशन पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो ये ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। करंट पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड नहीं करेगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है आयोनाइजेशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन करंट पे डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 66, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस व्हेन। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, डिक्रीज इन डाइल्यूशन, इंक्रीज इन डाइल्यूशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, इंटर अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से माइग्रेशन ऑफ आइंस का प्रोसेस आसान हो जाता है। देयरफॉर द कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। कंडक्टेंस इंक्रीज होगी डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन डाइल्यूशन। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन और डिक्रीज इन डाइल्यूशन दोनों का मतलब एक ही है, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट नहीं है। लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अगर आयोनाइजेशन कम हो जाए तो भी कंडक्टेंस कम हो जाती है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 67, द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1.2%, 1.4%, 1.9%, 2.1%। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिसोसिएशन परसेंटेज 1.4% होती है। ये एक वीक बेस है, तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा 1.4%। क्वेश्चन नंबर 68, दिस इज अ बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। न्यूट्रॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। According to Bronsted theory, an acid is a proton donor and a base is proton acceptor. यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड बेस की बात कर रहा है, तो ब्रॉन्स्टेड बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है। यहाँ से ये अमोनिया जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है। वाटर इस केस में एसिड है और अमोनिया जो है वो कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो रही है, अमोनियम में कन्वर्ट हो रही है। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है proton acceptor is base according to Bronsted theory.